हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर करेगा। मैंने वर्ड फाइल बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड फाइल आपके साथ शेयर करूँगी सो दैट आपको एक ही ग्लांस में एक ही जगह पर पूरा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 पूरा मिल जाएगा। पर अभी ये वीडियो खाली स्पेसिफिक रहेगा चैप्टर नंबर 1 पर। आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। Now student, you have to start the explanation with your definition. चलो देखते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन दिया है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने यूके। तो ये डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज़ अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी। सो मार्केटिंग ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व है और वो स्टेप बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन करना, एंटिसिपेट करना एंड सेटिस्फाई करना कस्टमर्स रिक्वायरमेंट को प्रॉफिटेबली। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग एक्टिविटी आपको प्रॉफिट अर्न करके देता है थ्रू दीज प्रोसेस। अब मार्केटिंग का हमने डेफिनेशन कर लिया, अभी फीचर्स के पास चलते हैं। सबसे पहले बोलता है फीचर्स, मोस्ट ऑफ द फीचर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सिस्टमैटिक प्रोसेस और प्रोसेस। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है विद द सिस्टमैटिक प्रोसेस। नाउ सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स हमने पढ़ लिया है एक्चुअल में, स्टूडेंट डेफिनेशन में ही है। ये प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट को प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करना। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। ऐसा लिखा तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है, या आप एज अ प्रोसेस ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग राइट प्राइस टू द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी एक प्रोसेस बनता है। तो आपके ऊपर है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में आप आइडेंटिफाई, एंटिसिपेटिंग, सेटिस्फाइंग करके लिखते हो तो भी प्रोसेस बन जाता है, या प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन प्लेस करके कंसिडर करते हो तो भी वो प्रोसेस आसानी से बन जाता है। सेकेंड फीचर बोलता है कि मार्केटिंग हम कर सकते हैं आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज का। आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विस, पहले मैं फोकस करूँगी गुड्स के पास। ना व्हाट इज़ गुड्स, जो टैंजिबल होता है, जिसे आप आसानी से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, घर पर लेकर आ सकते हो, जिसका आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, उसको हम गुड्स बोलते हैं। मतलब विच इज़ टैंजिबल, तो उसको हम गुड्स की कैटेगरी। तो हमने तेल, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये गुड्स होते हैं, टैंजिबल होते हैं। तो आप उनको वे कर सकते हो, उसका वेट कर सकते हो, उसको शेप, साइज़, कलर होता है, आप उसका ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। हम मार्केटिंग सर्विसेज का भी करते हैं। आपने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, राइट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीज़ें हम, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, इसका भी हम मार्केटिंग करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट आइडियाज़। आइडियाज़ आर जनरली स्टूडेंट, ये किया जाता है फॉर एन अवेयरनेस के लिए। ना ये गुड्स की कैटेगरी में आता है ना सर्विस की कैटेगरी में, इसलिए हमने इसे तीसरा कैटेगरी दिया है जिसको बोलते हैं आइडियाज़। आइडियाज़ मतलब जो एनजीओ, गवर्नमेंट कैंपेन होता है, जैसे कि एंटी ड्रग्स, नो ड्रिंक एंड ड्राइव, सेव गर्ल चाइल्ड, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, लिटरेसी कैंपेन, पे टैक्सेस ऑन टाइम। अब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उनका भी मार्केटिंग होता है, उसका भी ऑडियंस को बताया जाता है, उसके बारे में भी। इसका इंटेंशन कुछ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, पर इसका इंटेंशन होता है अवेयरनेस क्रिएट करने का। बट दीज आर ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड, तो इसलिए हम उसका भी मार्केटिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं आइडियाज़। समझ में स्टूडेंट? तो ये ना एक गुड्स का कैटेगरी है ना सर्विस का कैटेगरी है, इसको हमने तीसरा कैटेगरी बनाया, दैट इज़ आइडियाज़ का। तीसरा फीचर है मार्केटिंग का टारगेट मार्केट। हम मार्केटिंग ऐसे ही रैंडमली नहीं कर सकते हैं, सेलेक्टिंग एनी रैंडम ग्रुप ऑफ ऑडियंस। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन फाइंडिंग आउट दी हु इज़ अवर टारगेट मार्केट और टारगेट ऑडियंस। नाउ स्टूडेंट, यहाँ मैंने शब्द यूज़ किया है ऑडियंस या मार्केट। टारगेट मार्केट बोला या टारगेट ऑडियंस बोला, वन एंड सेम। मतलब वो मार्केट जिसको हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, होने वाला कस्टमर है। जैसे कि मैमी पोको पैंट्स के लिए हमारा टारगेट ऑडियंस है स्मॉल बेबीज़, राइट। जैसे कि फेयर एंड लवली के लिए हमारा टारगेट ऑडियंस है फीमेल्स, राइट। जैसे कि ओले, गेट यंगर लुकिंग स्किन, इसका टारगेट ऑडियंस है हमारा वुमेन अबव 30 ईयर्स। सो हर प्रोडक्ट का एक टारगेट ऑडियंस होता है, वो फाइंड आउट किया जाता है अंडर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का ये भी एक फीचर है। मार्केटिंग है स्टूडेंट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हम मार्केटिंग
हर चीज़ का कर सकते हैं या हर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कर सकती है, भले ही वो स्मॉल है, बिग है, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है। आपने अभी देखा स्टूडेंट, हम आइडियाज़ का भी मार्केटिंग करते हैं। सो आइडिया इज़ जनरली डन बाय एनजीओ या गवर्नमेंट, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सो इट इज़ ऑल परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल टू ऑल एंड इट इज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट, मतलब मार्केटिंग कुड बी डन ऑफ एनीथिंग, राइट। चलो आगे चलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के पास। नाउ स्टूडेंट, देयर आर वेरियस इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द मार्केटिंग। तो ये इन्फ्लुएंसेस, ये जो फैक्टर्स है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो मार्केटिंग के फैक्टर्स है, दिस कुड बी स्टूडेंट एक्सटर्नल टू दी योर बिजनेस, जो आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करते हैं, जो बनाते हैं आपके मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये हो सकता है कस्टमर, ये हो सकता है कॉम्पिटिटर, ये होता है गवर्नमेंट, जो आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अफेक्ट करते हैं, जो आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो एनवायरनमेंट मार्केटिंग करने से पहले यू शुड बी ऑल्सो knowing about what is my external environmental factors which is affecting my marketing strategies। तो एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर कौन होता है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट होता है, राइट। इकोनॉमिक कंडीशंस होता है, फाइनेंशियल क्लाइमेट होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं। तो ये सारे हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम 6 पॉइंट के पास, इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब आप मार्केटिंग करते हो, यू नीड टू लाइक work under close coordination with other organization functions। Now functions, marketing is one of it। marketing भी function है, उसी प्रकार से production भी एक function है, HR भी एक function है, finance भी एक function है। तो marketing को in close coordination with other functions के साथ काम करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं integrated approach, मतलब marketing is taking help of other functions also। जैसे कि मार्केटिंग मदद ले रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग मदद लेता है HR डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग मदद लेता है R&D डिपार्टमेंट की। सो मार्केटिंग को सबके साथ मिलकर स्टूडेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच में रहना है और मार्केटिंग करना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बोला इंटीग्रेटेड अप्रोच। नेक्स्ट है स्टूडेंट सोसाइटल इंटरेस्ट। सोसाइटल इंटरेस्ट ये ऐसा है कि आपको मार्केटिंग द्वारा आप सोसाइटी का वेलफेयर भी कर सकते हो, इसलिए हमने इसको बोला सोसाइटल इंटरेस्ट। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट होता है, एक फॉर्मूला बनता है। सोसाइटी इंटरेस्ट आप ऐसे ही अचीव नहीं कर सकते हो, अगेन उसका एक स्टेप है। स्टेप ऐसा है कि सबसे पहले आप अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, फिर बाद में आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और बाद में चलकर आप अपने सोसाइटी का इंटरेस्ट अचीव करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने लिखना है। ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज सोसाइटल इंटरेस्ट, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर इट। तो फॉर्मूला बनता है पहले प्रॉफिट, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और तीसरा है सोसाइटी इंटरेस्ट या सोसाइटी वेलफेयर। बात एक ही है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एक्सपांशन। मार्केटिंग आपको मदद करता है प्रॉफिट अर्न के लिए, मार्केटिंग आपको मदद करता है कि और जगह से भी डिमांड आए आपके प्रोडक्ट का, तो आपका मार्केट एक्सपांड होता है। इन शॉर्ट आपका बिजनेस एक्सपांड होता है। सो मार्केटिंग हेल्प्स यू टू हैव मोर डिमांड्स एंड मोर डिमांड्स विल फैसिलिटेट द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। सो आपका बिजनेस एक्सपांड होता है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मार्केटिंग लीड्स टू प्रॉफिट्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट स्टूडेंट इज व्हाट? गोल। हमारा मकसद होता है स्टूडेंट, मार्केटिंग का कुछ मकसद होता है। अब ये मकसद आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, टू अचीव प्रॉफिट्स, टू हैव मोर मार्केट्स, राइट, और टू अचीव मार्केट शेयर्स। तो ऐसा करके आपका गोल होता है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव कुड बी प्रॉफिट, इट कुड बी शेयर, मार्केट शेयर, इट कुड बी कॉर्पोरेट इमेज, इट कुड बी ब्रांड इमेज, इट कुड बी ब्रांड लॉयल्टी करके, ठीक है। नाउ अब चलते हैं हम 10वें फीचर के पास, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग द्वारा हमने कहीं ना कहीं ऊपर पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा है हमने स्टूडेंट? सोसाइटी इंटरेस्ट में पढ़ा है कि सोसाइटी इंटरेस्ट हमने अचीव किया था, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लास्ट में सोसाइटल वेलफेयर या इंटरेस्ट करके पढ़ा था। तो वहाँ पर जो बीच में था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मार्केटिंग हेल्प करता है हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट गिव्स यू द प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ डूइंग प्रोएक्टिव डिसीजन। मार्केटिंग आपको मदद करता है प्रोएक्टिव डिसीजन लेने के लिए।
राइट। और प्रोएक्टिवनेस आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जो किसी ने नहीं सोचा वो मैं लेकर आ रहा हूँ, जो किसी ने नहीं किया वो मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, राइट। तो यहाँ पर हमने फिनिश किया फीचर्स। चलो अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस के पास स्टूडेंट। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमें, अब स्टूडेंट ये जो है कॉमन पॉइंट्स है, जो आप कहीं भी इम्पोर्टेंस सुना तो आप ये कॉमन पॉइंट्स डाल सकते हैं। क्या हो सकता है इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट? ये हमें कॉर्पोरेट इमेज दे रहा है, ब्रांड इमेज दे रहा है, ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड इक्विटी, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट्स है जहाँ पर भी आपने मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस देखा सुना तो आप ये कॉमन पॉइंट्स डाल सकते हैं। क्या प्रॉफिट हो सकता है मार्केटिंग द्वारा? मार्केटिंग हमें मदद करता है कॉर्पोरेट इमेज बनाने के लिए। कॉर्पोरेट इमेज का दूसरा नाम इंस्टीट्यूशनल इमेज भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग हमें कॉर्पोरेट इमेज मीन्स फेवरेबल इमेज बनाने के लिए मदद करता है। फिर ब्रांड का इमेज, ब्रांड मीन्स प्रोडक्ट इमेज बनाने के लिए मार्केटिंग मदद करता है। ब्रांड लॉयल्टी मतलब रिपीट परचेज के लिए मार्केटिंग मदद करता है। लॉयल्टी मतलब रिपीट परचेज, ध्यान रखना है स्टूडेंट, रिपीट परचेज। और मार्केटिंग मदद करता है ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए। अब ये इक्विटी क्या है स्टूडेंट? इट्स एन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ योर ब्रांड ओवर द वैल्यू ऑफ योर फिजिकल एसेट, जिसमें स्टूडेंट जिसको आप अकाउंट्स में गुडविल बोलते हो, राइट। जब बहुत बड़ी कंपनी और वेल नोन कंपनी, वेल रिनाउंड कंपनी जब बिकती है तो एसेट का भाव तो डेप्रिशिएट होता है, पर वो उनको कौन सा स्टूडेंट जो बहुत ह्यूज मनी मिलता है, वो ह्यूज मनी मिलता है गुडविल का, क्योंकि उन्होंने मार्केट पोजीशन अचीव किया है, मार्केट में अपना इमेज बना के रखा है, तो उनको गुडविल का पैसा ज़्यादा दैन द मनी ऑफ द फिजिकल एसेट। एसेट का भाव कम मिलता है क्योंकि वो डेप्रिशिएट होता है, और जो उनको गुडविल का भाव मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और उस पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। समझ में आए स्टूडेंट? तो इसको ध्यान रखना है, शब्द को ध्यान रखना है। इट्स एन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड ओवर द वैल्यू ऑफ इट्स फिजिकल एसेट। और बाकी कॉमन पॉइंट्स और पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं आपकी फीचर में से, जो मैंने रेड कलर का कर रखा है ना स्टूडेंट। तो ये रेड कलर क्या है? ये इम्पॉर्टेंस है। तो वो ये जो ऊपर के पॉइंट्स और फीचर्स के पॉइंट्स मिलाकर आपके काफ़ी 8 या 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये कॉर्पोरेट इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ये भी कॉमन पॉइंट्स ही है इंपॉर्टेंस के लिए। और जो हमने फीचर्स पढ़े हैं वो रेड कलर का मार्क किया है, वो आपके इंपॉर्टेंस में आपने डालना है कि मार्केटिंग मदद करता है सोसाइटल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। तो ये पॉइंट आपने ऐड करना है इंपॉर्टेंस के अंदर। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इट विल बी अ रिपीटेशन काइंड, तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के पास। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मीन्स द रोल और द वर्क डन अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम किया जाता है? तो ये काम शुरू होता है रिसर्च वर्क से, राइट। तो रिसर्च वर्क यहाँ पर ध्यान देना है। रिसर्च वर्क क्यों कर रहे हैं हम? टू सॉल्व एनी मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपको कुछ मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट डिज़ाइन रिलेटेड हो सकता है, प्राइस रिलेटेड हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। स्टूडेंट, मार्केटिंग रिसर्च इज व्हाट? इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ gathering, recording and analyzing of data about marketing problems। तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस करो उससे रिलेटेड आपने डेटा गैदर किया, रिकॉर्ड किया, एनालाइज किया है, उसको हम मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। अब और भी मार्केटिंग के अंदर काम किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइजिंग, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट अगेन ये काइंड ऑफ रिपीटेशन है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4P वेरिएबल्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो यहाँ ग्रीन कलर में मैंने 4Ps लिखा है स्टूडेंट। तो ये काम किया जाता है अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये फंक्शन है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर का, मैंने ग्रीन कलर में इसको हाईलाइट किया है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो 4 पॉइंट मिल गए। ऊपर मार्केटिंग रिसर्च भी करते हैं हम लोग अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट 6th पॉइंट हम देखते हैं CRM। CRM का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दे ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। नाउ स्टूडेंट, कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना मतलब उनके साथ इंटरेक्शन जो होते हैं ना, वो मैक्सिमाइज करना, जिसको हम कॉमर्स के लैंग्वेज में टिपिकली बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। मतलब कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है,
टच पॉइंट है वो आपको मैक्सिमाइज करना है सो दैट टू गिव मोस्ट वैल्यू टू योर कस्टमर। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक काम करता है MIS। MIS मतलब जब भी MIS या IS सुना तो इट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स समथिंग डेटा बेसिस रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, एनालाइज किया है और स्टोर करके रखा है, और जब भी जिसको चाहिए मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए ये डेटा यहाँ से ले सकते हैं। मतलब आपने एक डेटाबेस बनाया है जहाँ पर आपने मार्केटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कस्टमर रिलेटेड, कॉम्पिटिटर रिलेटेड ये सारा डेटा स्टोर करके रखा है, और वो स्टोर जिसको भी चाहिए वो यहाँ से डिग आउट कर सकता है, ले सकता है, और मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए ये डेटा मदद करता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस इज़ व्हाट स्टूडेंट? सेलिंग होने के बाद का सर्विस है ये। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी। आफ्टर सेल सर्विस मीन्स लाइक फीडबैक लेना, इंस्टॉलेशन करना, AMC मीन्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, गारंटी, वारंटी, ये सारा आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेलिंग के बाद वाला कार्य है, सेलिंग के बाद वाला सर्विसेज है। फीडबैक लेना, वारंटी, गारंटी, ये सारा आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आता है। ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम है। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग मीन्स अ नेमिंग सेरेमनी टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को भी नाम होना चाहिए ना, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कार्य है जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रमोशन का भी काम करता है, एडवर्टाइजिंग का भी काम करता है। एडवर्टाइजिंग मीन्स इट्स अ पेड फॉर्म। हमने SY BCom में एक हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था एडवर्टाइजिंग, हमारे सेम 3 एंड सेम 4 में हमने पढ़ा है वहाँ पर अच्छे से। एडवर्टाइजिंग इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करके, मतलब ये पेड फॉर्म है। इट इज़ डन थ्रू मीडियाज़। एडवर्टाइजिंग चाहिए तो लिखो, नहीं तो ऑलरेडी ये प्रमोशन के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसमें 4 P's ये आपका मेमोराइजेशन के लिए काम आएगा। आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कैसे मेमोराइज करना है वो मैंने आपको ग्रीन में लिख कर दे दिया कि इसमें 4 P's इंक्लूड होगा, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने ब्लैक कलर्स में लिखे हैं, राइट। तो यहाँ हमारा रोल, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट होता है। अब चलते हैं स्टूडेंट दूसरे टॉपिक के पास जो बताता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स स्लो एंड स्टडी चेंजेस टेकिंग प्लेस। नाउ अब ये स्लो एंड स्टडी चेंजेस हम देख रहे हैं अंडर मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस को आप एज अ फेजेस भी बोल सकते हैं एंड स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो एवोल्यूशन मीन्स डिफरेंट स्टेजेस द मार्केटिंग हैज़ अंडरगॉन। ना पहला स्टेज हुआ करता था मार्केटिंग का विद द नेम एक्सचेंज कंसेप्ट। ऐसा बिलीव किया जाता था मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। सेलर और बायर के बीच में जो एक्सचेंज होता था उसको ही हम मार्केटिंग पहले बोलते थे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे हमने ABCDE करके लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये फीचर्स हैं। तो ये एक्सचेंज कंसेप्ट की फीचर्स है स्टूडेंट। जो पहला बोल रहा है नो MR, नो MR मतलब नो मार्केटिंग रिसर्च। तो एक्सचेंज कंसेप्ट के अंदर कोई भी मार्केटिंग रिसर्च नहीं किया जाता था। नो R&D, ओनली प्रॉफिट पर फोकस किया जाता था। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी नहीं इंक्लूड किया जाता था। आफ्टर सेल सर्विस का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारे फीचर्स है ऑफ मार्केटिंग अंडर एक्सचेंज कंसेप्ट। सो ध्यान रखना, एक्सचेंज कंसेप्ट क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन सेलर एंड बायर। स्टूडेंट ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है, तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना है। दूसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये तब आया स्टूडेंट जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। तो उन्होंने शुरू कर दिया था कि मार्केटिंग का कंसेप्ट तभी ऐसा था कि वही प्रोडक्ट बिकेगा जो वाइडली अवेलेबल है, और जो वाइडली अवेलेबल होते हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं। तो जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा, प्राइस कम हो जाता है, वही मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाया जाता है।
तो अंडर प्रोडक्शन कंसेप्ट मार्केटिंग वॉज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट विच वॉज वाइडली अवेलेबल एट रीजनेबल और वेरी लो प्राइस. इट इज़ नोन विद द नेम प्रोडक्शन कंसेप्ट. सो सेकेंड स्टेज ऑफ मार्केटिंग वॉज प्रोडक्शन कंसेप्ट. लेट्स सी दी फीचर्स. फटाफट हम लोग फीचर्स देख लेते हैं. फीचर्स बोलता है अगेन नो MR मतलब नो मार्केटिंग रिसर्च, नो R&D मतलब नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट. प्रॉफिट वॉज द मेन मोटो. कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अभी भी कंसिडर नहीं किया जाता था. और एक डिफरेंट इसमें यूनिक फीचर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है तो फोकस वॉज ऑन प्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है तीसरा फेज या तीसरा स्टेज ऑफ मार्केटिंग अंडर एवोल्यूशन वॉज प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केटिंग. नाउ प्रोडक्ट रिलेटेड मतलब student, it was introduced in the 20th century. This concept got introduced under 20th century, saying that वही प्रोडक्ट बिकेगा या मार्केटिंग उसी को कहते हैं जहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिके या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, उसको हम मार्केटिंग बोलते थे अराउंड 20th century अंडर प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. अगेन देखते हैं इसकी फीचर्स. नो MR मीन्स नो मार्केटिंग रिसर्च. दी एम्फोसाइज वॉज पुट ऑन R&D. यहाँ पर R&D हुआ तभी तो क्वालिटी इंप्रूव हुआ. ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू R&D. तो यहाँ R&D इंप्रूव हुआ. और प्रॉफिट वॉज अगेन अ मोटो एंड नो कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन का कंसेप्ट नहीं था, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं था. ठीक है. तो ये फीचर्स है और एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में मार्केटिंग का क्या मीनिंग था. मार्केटिंग वॉज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. नेक्स्ट है अंडर सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट मतलब मोर फोकस वॉज गिवन ऑन प्रमोशन. ध्यान रखना स्टूडेंट, सेलिंग कंसेप्ट मतलब सेलिंग के लिए क्या मदद करता है, प्रमोशन. तो प्रमोशन पर फोकस किया गया, एग्रेसिव प्रमोशन किया गया. अब प्रमोशन की मिक्स कौन से हैं, ये हमने अगेन एडवर्टाइजिंग में पढ़ा है कहीं SY BCom में. वहाँ पर हमने देखा एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी और भी है, डायरेक्ट मार्केटिंग और भी है स्टूडेंट. एलिमेंट्स ऑफ दैट इज प्रमोशन मिक्स या एलिमेंट्स टू प्रमोशन बोला तो भी एक ही है. तो सेलिंग मतलब जो सेलिंग के लिए मदद करता था वो है प्रमोशन. लेट्स सी दी फीचर्स. फीचर्स वॉज नो MR मतलब मार्केटिंग रिसर्च नहीं होता था. प्रॉफिट, येस प्रॉफिट पर फोकस था. कस्टमर रिटेंशन में कोई फोकस नहीं था एंड फोकस वॉज ऑन मार्केटिंग मिक्स. ये एक यूनिक फीचर है जो आपने लिखना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट चलते हैं पांचवा स्टेज ऑफ मार्केटिंग. पांचवा स्टेज को बोला गया मार्केटिंग कंसेप्ट. अभी मार्केटिंग कंसेप्ट ये कब के बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं हम लोग अर्ली 1960s की. यहाँ पर पूरा फोकस गया किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर. कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग भी बोला जाता था इस कंसेप्ट को. मार्केटिंग कंसेप्ट वॉज ऑल्सो नोन विद द नेम कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट. लेट्स क्विकली गो थ्रू दी फीचर्स. कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस गया, क्योंकि कस्टमर पर फोकस है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस है. MR पर फोकस गया, मार्केटिंग रिसर्च होने लग गया, R&D होने लग गया एंड कस्टमर रिटेंशन भी होने लग गया. तो ये सारे पॉजिटिव थे स्टूडेंट. धीरे धीरे ये मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ बढ़ने लग गए हम लोग. सो द फोकस वॉज ऑन कस्टमर. कस्टमर मेन फोकस था मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, ध्यान रखना है आपने. अब चलते हैं सोसाइटल कंसेप्ट के पास. हमने जब भी सोसाइटल कंसेप्ट बोला है तो अपने को एक फॉर्मूला जनरेट होता है. ये फॉर्मूला आप रिवर्स भी लिख सकते हो, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोसाइटल इंटरेस्ट करके भी लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो स्टूडेंट जो लास्ट आएगा उसको फर्स्ट भी लिख सकते हो. जैसे कि सोसाइटल इंटरेस्ट से हमने या सोसाइटल वेलफेयर से हमने स्टार्ट किया है और पहुँचे हम लोग प्रॉफिट तक, राइट. तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अंडर सोसाइटल इंटरेस्ट, मतलब सोसाइटी को कंसिडर करना, राइट. सोसाइटी को फोकस करना, ये मेन इंटेंशन था अंडर सोसाइटल कंसेप्ट. सो देखते हैं क्विकली, हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स क्या है. इसके फीचर्स थे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट, R&D पर फोकस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस, MR पर फोकस. ये सारा यहाँ एक यूनिक फीचर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट स्टूडेंट इज़ व्हाट, रिलेशनशिप मार्केटिंग. अभी रिलेशनशिप यहाँ उन्होंने बोला नहीं है तो ये जनरल रिलेशनशिप है. तो जनरल रिलेशनशिप मतलब स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप. अब हु आर आवर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स कुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जैसे कि एम्प्लॉय हो सकता है,
राइट, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल में हमारा फाइनेंसिंग एजेंसी हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, डीलर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये स्टेक होल्डर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया अंडर रिलेशनशिप मार्केटिंग, मतलब उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। और स्टूडेंट इसके अंदर आप फीचर्स नहीं लिखेंगे, खाली एक्सप्लेनेशन आपने देना है। चाहिए तो एक फीचर लिख सकते हो, इट इज़ रिलेशन मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विथ योर स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ योर होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अभी भी यही कंसेप्ट चालू है स्टूडेंट, होलिस्टिक कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट लाया था फिलिप कॉटलर ने, ये इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको ध्यान देना है। फिलिप कॉटलर ने ये होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग लाया। अब होलिस्टिक मीन्स होल, इट इज़ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में क्या आएगा? सबसे पहला है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मीन्स यूनानिमसली, हार्मोनी या इन कोऑर्डिनेशन। तो ये शब्द है इंटीग्रेटेड, मतलब आप क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर एलिमेंट्स आप मार्केटिंग कर रहे हो, सबको मिलाकर आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आपने लिखना है 4 P's के बारे में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इंक्लूडेड अंडर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट आपने लिखना है रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप विथ whom? विथ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अंडर दिस कंसेप्ट। ये आपको होलिस्टिक में एक और बार लिखना है, रिलेशनशिप मार्केटिंग विथ योर स्टेक होल्डर्स लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है। एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सोसाइटी है, हमारा गवर्नमेंट है। इनके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना ये होलिस्टिक का पार्ट है। होलिस्टिक मीन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो 4 P's इंक्लूड कर दिया, स्टेक होल्डर्स इंक्लूड कर दिए। अब इंटरनल मार्केटिंग भी इंक्लूड करना है। इंटरनल मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़। अब मार्केटिंग टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़ मतलब ये हमारे मार्केटिंग इम्प्रूव करने के लिए, मार्केटिंग स्किल या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है। तो दे आर कंसिडर एज अ इंटरनल कस्टमर, एम्प्लॉयज़ आर कंसिडर एज अ इंटरनल कस्टमर। तो एक्सटर्नल कस्टमर को सेटिस्फाई करने से पहले आपको इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, इसलिए हमने उनको बोला है इंटरनल कस्टमर्स। तो एम्प्लॉयज़ आर इंटरनल कस्टमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके प्रति आपने जो भी कार्य किया है दैट इज़ इंटरनल मार्केटिंग, तो उनको भी आपने इंक्लूड कर दिया है अंडर होलिस्टिक। और लास्ट वन इज you are targeting your, या you are studying, measuring your, analyzing your performance also. So what are the parameters of your performance? It could be profit, it could be market share, it could be more customers, it could be more customer satisfaction. तो ये सारे parameters to judge your performance. तो performance marketing का concept आया holistic के अंदर। तो अभी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए प्रॉफिट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर्स है, मार्केट शेयर है, एट्सेट्रा, और भी परफॉर्मेंस के मेजर करने के वेरिएबल्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हुई अंडर होलिस्टिक, इसलिए नाम पड़ा इसका होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 4 P's, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर इट। सो इट्स अ होलिस्टिक कंसेप्ट। ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये 8 स्टेजेस हैं अंडर योर एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर। एक्सचेंज कंसेप्ट मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन कंसेप्ट मीन्स वाइडली अवेलेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्रोडक्ट कंसेप्ट मीन्स द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। सेलिंग कंसेप्ट मीन्स एग्रेसिव प्रमोशन। मार्केटिंग कंसेप्ट मीन फोकस ऑन कस्टमर। सोसाइटल, फोकस ऑन सोसाइटी। रिलेशनशिप मीन्स मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। होलिस्टिक मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं आपका इवोल्यूशन। अब हम चलेंगे मार्केटिंग रिसर्च के पास। यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन याद करना है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और ये बोलते हैं दी सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Basically, marketing research is what you're doing research to find out the problem related to marketing of your goods and services. आपको कुछ तो भी goods या services बेचने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो इट्स अ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, और ये डेटा रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। दिस इज़ गिवन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अम्मा भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे फीचर्स। अब ये जो मार्केटिंग रिसर्च है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम के लिए जो आप रिसर्च करने वाले हो उसको वेल डिज़ाइन करना है। उसके लिए ये रिसर्च के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है, फिर देन डेटा को आपको प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है डेटा को, फिर आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, देन उसको सबमिट करना है टू द हायर अथॉरिटी फॉर एक्शन, राइट? So it's a systematic process. Systematic means you have to follow certain procedure for it. Second point है specific in nature. Specific in nature मतलब बेसिकली हर रिसर्च स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिकली जो सोशल साइंसेस के अंदर आता है वो रिसर्च स्पेसिफिक होता है। मतलब स्टूडेंट जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको रिसर्च करना पड़ता है। मीन्स वन रिसर्च विल सॉल्व वन प्रॉब्लम, the another research will help to solve another problem. So every problem is a unique problem, need to be handled uniquely. So for every problem you need to undertake research. Next one is what? Scope. अब ये जो मार्केटिंग रिसर्च है आप किस किस एरिया में कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रोडक्ट रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च। यहाँ ब्रैकेट में हमने जो 4 P's लिखा है, 4 P's मतलब प्रोडक्ट रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च, प्राइस रिसर्च, प्लेस रिसर्च एट्सेट्रा। तो ये सारे रिसर्च है जो आप अंडरटेक कर सकते हो अंडर मार्केटिंग रिसर्च। नाउ स्टूडेंट इसमें और 2 चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, कंज्यूमर रिसर्च, सप्लायर रिसर्च भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये भी मार्केटिंग रिसर्च का ही पार्ट है, ठीक है? तो ये 4 P's आपने लिखा तो भी इनफ है। 4 P's अलॉन्ग विथ सप्लायर रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, तो ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट अप्लाइड रिसर्च। स्टूडेंट ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। अप्लाइड रिसर्च एंड स्पेसिफिक रिसर्च मोर और लेस द एक्सप्लेनेशन आर सेम। अप्लाइड मीन्स अप्लाइड टू वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली। सो जो भी आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो इट विल बी सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, राइट? सो इसलिए हम इसको अप्लाइड बोलते हैं, मीन्स अप्लाइड टू वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली। सो वन रिसर्च विल बी अप्लाइड फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली, इसलिए हम इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो जो भी सोशल साइंसेज होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होता है। कंज्यूमर रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होता है ये सोशल साइंस के अंदर आता है, समाज विज्ञान का ये पार्ट है। और जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक वन पर्टिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है, इसलिए हम इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं या स्पेसिफिक इन नेचर, वन एंड सेम। नेक्स्ट वन इज ब्रिजेस कंपनी एंड कस्टमर गैप। नाउ स्टूडेंट हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कंपनी और कस्टमर के बीच में गैप आ गया है, वो गैप को मिटाने के लिए ये गैप हो सकता है 4 P's रिलेटेड। तो ये 4 P's के रिलेटेड हम जो रिसर्च कर रहे हैं इट विल हेल्प टू ब्रिज अ कंपनी एंड कस्टमर गैप। तो ये गैप को हटाने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इज व्हाट? कंटिन्यूस इन नेचर। जब भी आप रिसर्च करते हो तो ये कंटिन्यूस वे में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर अकरिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो रिसर्च वन टाइम कैसे हो सकता है? एंड दैट टू every research consumer related research are specific and applied. You need to be doing research on a continuous basis. जब प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस बेसिस में अराइज हो रहे तो आपको रिसर्च भी कंटिन्यूस बेसिस में ही करना है, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो भी आप रिसर्च करते हो मार्केटिंग रिसर्च ये कुछ मकसद के लिए कर रहे हो। ये मकसद हो सकता है यू वांट टू गेट रीड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्ट, get rid of problem related to price, any problem related to promotion you want to get rid, so that is why it is objective oriented. इसका कुछ मकसद होता है, तो उसी मकसद के लिए आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स तुम्हारा रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर है कॉस्ट कम होना चाहिए दैन दी आउटकम यू आर डिराइविंग शुड बी मोर। आउटकम उसका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड ड्यूरिंग रिसर्च, राइट? सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोफेशनल अप्रोच। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो यू नीड टू अडॉप्ट अ प्रोफेशनल अप्रोच। कैसे प्रोफेशनल अप्रोच आप अपनाएंगे? जो भी आपने स्टाफ रखा है रिसर्च के लिए उसको आप प्रॉपरली सेलेक्ट करो, उसको ट्रेनिंग दो, right? So that they will gather the data, analyze the data. So these are professional approach on the part of marketing manager in case of doing marketing research. So it's a professional approach. Next one is marketing mix decision.
आप स्टूडेंट जब भी हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो तो ये हेल्प करता है कि गुड ब्लेंड ऑफ मार्केटिंग मिक्स लाने के लिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स बनाने के लिए। अब मार्केटिंग मिक्स किसे बोलते हैं स्टूडेंट? सेम मार्केटिंग मिक्स इज व्हाट? 4P वेरिएबल्स। तो 4P वेरिएबल्स के रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो इसलिए आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब 4P वेरिएबल्स। तो 4P वेरिएबल्स रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, उसका ब्लेंड लेकर आना है, उसका कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाना है सो दैट यू अर्न प्रॉफिट। तो वो ब्लेंड का डिसीजन लेने के लिए मार्केटिंग रिसर्च मदद करता है। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ स्टूडेंट जब भी आप रिसर्च करते हो देयर इज ऑलवेज स्टूडेंट यू नीड अ डेटा। अब ये डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं स्टूडेंट। अब ये डेटा आप सर्वे द्वारा कलेक्ट कर सकते हो, ये डेटा आप ऑब्जर्वेशन द्वारा कलेक्ट कर सकते हो, ये डेटा आप एक्सपेरिमेंट द्वारा कलेक्ट कर सकते हो। ये जो तीनों भी मैंने कहा है ये तीनों भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। सर्वे मीन्स आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो पूछ कर, कस्टमर से पूछ कर, दैट इज इंटरव्यू लेकर। तो सर्वे और इंटरव्यू वन एंड सेम। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब यू आर ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर बिहेवियर वाइल शॉपिंग। जब कंज्यूमर शॉपिंग करता है तो उस दौरान कैसे वो रिएक्ट करता है। जैसे कि फीमेल बहुत सारा बार्गेनिंग करती है और मेल फटाफट खरीद कर लेकर आता है। फॉर देम या फॉर हिम द टाइम इज़ मनी, राइट? सो यू हैव ऑब्जर्व दीज थिंग्स। तीसरा मेथड होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ लाइक टेबल रिसर्च। जो साइंस प्योर साइंसेज होते हैं दे कलेक्ट द प्राइमरी डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स दे हैव कंडक्टेड। तो R&D डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं R&D के दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स मेथड द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आ सकता है। सो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन आर 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और प्राइमरी के 3 मेथड्स हैं, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के पास। ये टॉपिक बोल रहा है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। सो यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व है मार्केटिंग रिसर्च के लिए। प्रोसेस मीन्स स्टेप्स अभी देखने हैं हमको। तो पहला स्टेप बोल रहा है इट इज़ व्हाट? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपको पता है मार्केटिंग रिसर्च हम क्यों करें? हमको मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए उसको हमें सॉल्व करने के लिए हम लोग मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम को आपने डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, राइट? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना है। मीन्स आपने ऑन ग्राउंड या ग्राउंड लेवल पर जाके डेटास कलेक्ट करने हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, क्या क्या कॉजेज़ है इसके, राइट? आपको पता है ये प्रॉब्लम है सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, तो सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, क्या क्या वजह है, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और ये वजह जैसे आपको पता चलती है, अभी वजह से रिलेटेड आपको डेटाज बहुत सारे कलेक्ट करने हैं। तीसरा स्टेप इज डिटरमाइनिंग द डेटा नीड। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू रिक्वायर्ड। अगेन डेटा हमको प्राइमरी रिलेटेड डेटाज चाहिए या सेकेंडरी रिलेटेड डेटाज चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? डिटरमाइन द डेटा सोर्सेस। अगेन देयर आर 2 सोर्सेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, राइट? तो प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड डेटा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आता है, एंड सेकेंडरी डेटा है सेकेंड हैंड डेटा और पब्लिश्ड डेटा। ध्यान रखना है पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की वजह क्या है, और ये वजह हमको कहाँ से एक्चुअल में डेटा मिलेगा, ये डेटाज हमें कौन कौन से फील्ड रिलेटेड डेटाज चाहिए, दैट इज़ डेटा नीड, एंड ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ डेटा सोर्सेस। नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ वन इज़ क्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तो प्रॉपरली आपको रिसर्च को डिज़ाइन करना है। जैसे कि अगेन अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, टाइम फ्रेम डिफाइन करना है, एरियाज डिफाइन करना है, रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिफाइन करना है, कितना लगेगा आपको पैसा, राइट? टेक्निक कौन सा यूज़ करोगे डेटा कलेक्शन का, फिर कलेक्शन के बाद एनालिसिस के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे, फिर आप जहाँ से कलेक्ट करोगे उसका यूनिवर्स क्या है, राइट? जैसे कि मेरा रिसर्च रिलेटेड टू स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ऑफ व्हाट, अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो पर्टिकुलर कॉलेज एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज़ द यूनिवर्स। अब पूरे 8,000 या 9,000 स्टूडेंट्स हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आई हैव टू नैरो डाउन माई सेल्फ, तो मैं सैम्पल डिज़ाइन करती हूँ जिसको हम बोलते हैं सैम्पल साइज। जैसे कि 9,000 स्टूडेंट में से 900 स्टूडेंट्स को मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर यूनिवर्स में सेलेक्ट करूँ जिसको हम बोलते हैं सैम्पल साइज।
तो यूनिवर्स को शॉट डाउन करते हो तो उसको हम सैम्पल बोलते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डिज़ाइन योर रिसर्च। अब एक बार डिज़ाइन हो गया, अब अपने को पता है क्या डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, और डिज़ाइन भी कर लिया मैंने। अब मुझे डेटा कलेक्ट करना है एक्चुअल में, तो उसके लिए मेरे पास क्वेश्चनर होना ज़रूरी है। क्वेश्चनर मतलब दे हैव द सीक्वेंस, दे आर लॉजिकली प्लेस्ड, सो इट्स अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चनर, तो उसको हम क्वेश्चनर बोलते हैं। जैसे कि आर यू मैरिड, डू यू हैव चिल्ड्रन। अगर मैं वाइस वर्सा पूछती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, डू यू हैव चिल्ड्रन और बाद में मैंने क्वेश्चन पूछा आर यू मैरिड, सो दिस इज़ नॉट लॉजिकली प्लेस्ड, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर डिज़ाइनिंग। फिर उसके बाद है स्टूडेंट सैम्पल डिज़ाइन करना। अब मैंने ऊपर बताया था कि हमारे पास 9000 स्टूडेंट्स हैं और मैंने सैम्पल साइज़ डिज़ाइन किया है 900। तो जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो सैम्पल साइज़, इट शुड ऑल्सो फॉर्म अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स को ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए उसको हम बोलते हैं सैम्पल साइज़। अभी सैम्पल साइज़ के भी बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट, जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप सीखोगे अंडर RM रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर। अभी यहाँ पर सैम्पल साइज आपको सिर्फ समझना है। सैम्पल इज़ व्हाट टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स और यूनिवर्स इज़ नैरो डाउन टू सैम्पल साइज। अब एक बार मुझे सैम्पल भी डिज़ाइन हो गया है, 900 लोगों से कलेक्ट करना है। अब आपको यू हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग दी डेटा ना। डेटा एक बार आ गया हमारे हाथ में, अब वो डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो वो क्वेश्चनर द्वारा कलेक्ट किया गया है और वो क्वेश्चनर द्वारा जो है वो सब रॉ डेटा है, यू नीड टू ऑर्गेनाइज, राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा के अंदर आता है। नेक्स्ट है देन यू हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट दी डेटा। अभी डेटा को 10th पॉइंट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आपने एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है कि ये डेटा क्या बोल रहा है, वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप बता रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। देन स्टूडेंट एक ले लैंग्वेज में, अब वो जो टैबुलेशन फॉर्म में डेटाज है वो देखकर आपको नहीं समझ में आएगा, तो यू नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स अ समरी ऑफ योर रिसर्च टुक प्लेस। तो वो जो रिसर्च आपने किया है उसका एक रिपोर्ट जैसा बनाना है, सो दैट ले मैन और अ पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिसर्च विच हैज़ टुक प्लेस, राइट। तो ये रिपोर्ट आपने एक रिटन फॉर्म में बनाना है और उसको सबमिट करना है टू हायर अथॉरिटी, और आपका काम है टू टेक अ फॉलो अप कि वो रिपोर्ट जो मैंने सबमिट किया है उसमें क्या कार्य टॉप मैनेजमेंट ने किया है। इस प्रकार से हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, क्या प्रॉब्लम है, कॉजेज़ क्या है, और ये जो कॉजेज़ है उसका डेटा मुझे कौन कौन से डेटास चाहिए, कहाँ से मिलेगा, दैट इज़ सोर्सेज। फिर उसके लिए आपको डिज़ाइन करना है, फिर डिज़ाइनिंग के बाद आपने क्वेश्चनर बनाना है, सैम्पल साइज़ डिज़ाइन करना है, फिर वहाँ से कलेक्ट करना है डेटास को, ऑर्गेनाइज करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करना है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट करना है, और सबमिट करने के बाद आपने फॉलो अप लेना है। तो इस प्रकार से हम ये टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट MIS के पास। MIS का फुल फॉर्म है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हेनेवर इंफॉर्मेशन सिस्टम ये शब्द आता है तो ध्यान में एक ही चीज़ होना चाहिए कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ यूनिफाइड प्लेस रखा है जहाँ पर आपने डेटास को कलेक्ट करके रखा है। अगेन ये डेटा आपको अभी नहीं काम आएगा, फ्यूचर के लिए काम आ सकता है फॉर टेकिंग अ मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन। तो ये मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए मदद करता है क्योंकि हमने ये डेटा कलेक्ट करके रखा है। सो देखते हैं फिलिप कॉटलर ने हमें क्या डेफिनेशन दिया है। अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू गैदर, sort, analyze, evaluate needed timely and accurate information to marketing decision makers. So it consists of the people, equipment and procedure. और ये लोग क्या करते हैं, they gather it, procedure to gather, sort, analyze, evaluate, ये बहुत सारे शब्द हैं स्टूडेंट, evaluate and distribute needed timely information to marketing decision makers. So this is what the process of making MIS. This you have to like very much thorough with, right? So basically MIS talks about a software in which you have
collected a data about your marketing related data you have collected and stored into a unified place. तो ये आपने एक डेटाबेस बना रखा है जहाँ पर आपने डेटास को कलेक्ट कर रखा है, राइट तो उसको बोलते हैं MIS। और ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है? मार्केटिंग रिलेटेड है ये डेटास। आगे चलते हैं स्टूडेंट, इज़ व्हाट फीचर्स, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MIS के पास। सबसे पहला है स्टूडेंट, दिस इज़ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अगर आपने देखा होगा कि हर नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट्स विथ सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो ध्यान रखना है सिस्टमैटिक प्रोसेस ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट है, आप हर फीचर में इसका जिक्र कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, सॉर्ट करना है, एनालाइज करना है एंड इवैल्यूएट करना है। जो इसमें डेफिनेशन में लिखा है वही आपने वापस यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इज़ व्हाट प्रोफेशनल अप्रोच। अगेन ये MIS मेंटेन करने के लिए यू नीड अ पीपल। For that you have to select a right staff and you have to train them as how to maintain MIS and you have to motivate them also. So this is what professional approach। जो भी MIS या सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो मीन्स आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, राइट तो ये प्रोफेशनल अप्रोच हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो और डेटा आप स्टोर कर रहे हो ये कंटिन्यूस वे में चलना चाहिए, इसलिए इसको हमने थर्ड फीचर लिखा है कंटिन्यूस इन नेचर। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ MIS। MIS में आप किस प्रकार के डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट बिकम्स अ कंपोनेंट, राइट। इंटरनल रिकॉर्ड, कंपनी के अंदर के रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। इंटेलिजेंस सिस्टम मीन्स एक्सटर्नल, मार्केट रिलेटेड एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप स्टोर कर सकते हो। मार्केटिंग रिसर्च, जो आपने रिसर्च किया ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट D1 इज marketing decision support system is basically is hardware software you are using to analyze your data and to draw conclusion and to take decision. So this is what a system or a software you are using for making conclusion about your data, उसको बोलते हैं marketing decision support system करके, right। तो ये 4 प्रकार के आप कंपोनेंट्स यूज़ करो, पार्ट्स यूज़ करो इन ऑर्डर टू मेक MIS। रिकॉर्ड होना चाहिए इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्केटिंग रिसर्च आपने रेगुलरली करना चाहिए और कुछ आपने सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मिलकर यूज़ करना है आपने, और ये डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज़ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। तो ये MIS इज़ व्हाट, इट इज़ यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ स्टोरिंग मार्केटिंग रिलेटेड डेटाज। सो ये सेंट्रलाइज एंड यूनिफाइड प्लेस में आप स्टोर कर रहे हो डेटा को। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। जो भी आप MIS मेंटेन कर रहे हो वहाँ पर आप सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो टू स्टोर दी डेटा। सो दिस इज़ व्हाट यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। अगेन विद द सेम हमने पढ़ा था मार्केटिंग रिसर्च में भी, इधर लिखा है ना स्टूडेंट कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमने फीचर्स में देखा, यहाँ लिखा है कॉस्ट इफेक्टिव, देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव। वैसे स्टूडेंट यहाँ पर MIS भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इसका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग शुड बी लेस देन दी बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम MIS, मेंटेनिंग दी MIS। तो बेनिफिट शुड बी मोर देन दी कॉस्ट इनकर। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करता है MIS। MIS बेसिकली हम डेटा क्यों स्टोर कर रहे हैं, मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? बिफोर मूविंग अहेड हमने एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ छोड़ दिया था, वो कवर अप कर लेते हैं। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के बीच में डिस्टिंग्विश, या अगर शॉर्ट नोट भी पूछा जाए तो भी आप आसानी से ये पॉइंट्स लेकर शॉर्ट नोट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट भी हो जाएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स जो पुराना मार्केटिंग कंसेप्ट हुआ करता था उसमें क्या क्या चीज़ें थी या नहीं थी वो हम देखेंगे। सबसे पहले नो MR मीन्स नो मार्केटिंग रिसर्च। सो अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग MR रिसर्च वर्क नहीं किया जाता था, मार्केटिंग रिसर्च नहीं किया जाता था, मीन्स प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है रिएक्टिव डिसीजन लिया जाता था, मीन्स होने के बाद, प्रॉब्लम अकर होने के बाद जो भी आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो उसको हम रिएक्टिव डिसीजन बोलते हैं।
यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की जाती थी बिजनेस के लिए वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती थी। मतलब जिस मार्केट में आप डील करो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसी में आप सेटिस्फाइड हो और वही आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अब ये जो कंसेप्ट था ये कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग कंसेप्ट फॉलो होता था अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब जो प्राइस डिसाइड करने का फैक्टर था, जो वेरिएबल था, वो सबसे बड़ा फैक्टर था कॉस्ट। जितना कॉस्ट इनकर हुआ वो जजमेंटल फैक्टर हुआ करता था टू डिसाइड अबाउट द प्राइसिंग। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वर गिवन मोर फोकस। सो इन शॉर्ट प्रॉफिट वॉज गिवन मोर फोकस। नो R&D, बट ऑब्वियस है नो MR देन नो R&D। R&D का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं किया जाता था। न्यू कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता था, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने की प्रक्रिया यहाँ कुछ थी ही नहीं। नो कस्टमर रिलेशनशिप करके आप लिख सकते हो, मतलब न्यू कस्टमर को हमेशा फोकस किया जाता था, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने की कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं होती थी। और ये बिलीव करते थे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म पर ये लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट बनाने पर बिलीव करते थे। तो ये था ट्रेडिशनल के अंदर। अभी उसी का रिवर्स आपने लिखना है अंडर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के अंदर। यहाँ नो MR, तो यहाँ पर MR पर फोकस किया गया है। यहाँ पर डिसीजन रिएक्टिव, वहाँ पर डिसीजन प्रोएक्टिव होता था। यहाँ स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी और रिट्रेंचमेंट भी फॉलो होता था, राइट। और यहाँ कॉस्ट ओरिएंटेड, यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स यूज़ होते थे। यहाँ पर नो R&D, यहाँ पर R&D फोकस किया जाता था। यहाँ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, वहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव वॉज दी फोकस्ड। न्यू कस्टमर, और यहाँ है न्यू के साथ साथ ओल्ड कस्टमर को भी रिटेन करने का कंसेप्ट था अंडर स्ट्रैटेजिक। यहाँ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, यहाँ लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग किया जाता था। तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश, और इसी पॉइंट्स को लेकर आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कंपोनेंट ऑफ MIS ये आपको एज अ शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बोल्ड करके आपको दे दिया है। इंटरनल रिकॉर्ड्स तो हमने देख लिया था। इंटरनल मतलब सेल्स है, हमारा प्रॉफिट्स है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, ये सारा हमारा इंटरनल रिकॉर्ड। सेल्स हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स है, परचेज हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स है, राइट, इंटरनल रिकॉर्ड्स है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये हमारे एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स है। कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, ट्रेंड है, तो ये सारा मार्केट रिलेटेड ट्रेंड्स है, ये सारे हमारे मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम करते हैं। रिसर्च हम 4 P's पर करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीन्स तुमने कोई सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर यूज़ किया है टू लाइक एनालाइज योर डेटा एंड टू इंटरप्रेट योर डेटा। ये आपका है कंपोनेंट, ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। ओके, अब हम चलेंगे स्टूडेंट डेटा माइनिंग के पास। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी, अगर आपको समय मिलेगा तो आप उसको भी गो थ्रू कीजिए, वहाँ पर आपको इन डेप्थ जानकारी मिल जाएगी। डेटा माइनिंग करना, सबसे पहले स्टूडेंट माइनिंग ये कौन सी प्रक्रिया है? टू डिग आउट समथिंग, वो प्रक्रिया को हम माइनिंग बोलते हैं। कुछ डेटा आपने जो स्टोर किया है उसको आप फाइंड आउट या निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए, आपको उसकी ज़रूरत पड़ी है तो वो यूज़ करने के लिए आप वो डेटा निकाल रहे हो, उस प्रक्रिया को हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। डेटा माइनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल डेटा फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ रॉ डेटा फॉर द पर्पज़ ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इफेक्टिव डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग आपने लेना है, इस वजह से आपने यूजफुल डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम दी रॉ डेटा। अदर डेटास इट वुड बी रॉ फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए दैट बिकम्स द यूज़फुल डेटा। तो रॉ डेटा में से यूज़फुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। एक होता है स्टूडेंट डेटा वेयर हाउसिंग, और उसका अपोजिट होता है डेटा माइनिंग। ध्यान रखना है ये 2 चीज़ें हैं, शॉर्ट नोट के लिए पूछे जा सकती है। स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग मीन्स इट इज़ एज गुड एज लाइक MIS करना मीन्स डेटा को वेयर हाउस करना, और डेटा माइनिंग करना मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट करना टू टेक मार्केटिंग डिसीजन, राइट। अब देखते हैं डेटा माइनिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है। इससे हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता चलता है, कस्टमर लॉयल बनाने के लिए मदद करता है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको देता है, कॉरपोरेट इमेज। स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये
कॉमन पॉइंट्स है जो हमने ऊपर भी देखे हैं कि आपने देखा होगा मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के अंदर हमने यहाँ ऊपर देखा है। ये देखिए, कॉर्पोरेट इमेज ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उधर भी सेम। तो ये इम्पोर्टेंस जब भी पूछा है तो 4-5 कॉमन पॉइंट्स तो रहते ही रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो भी लिखेंगे इट इज़ फेयर अंडर इम्पोर्टेंस। आपके जो स्पेसिफिक बनते हैं वो होते हैं फीचर्स, क्लासिफिकेशन, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, वो आपको एज इट इज़ लिखना होता है। पर इम्पॉर्टेंस जो होता है, फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फ़ायदा क्या होगा, आपके कस्टमर लॉयल बनेंगे। फ़ायदा क्या होगा, आपको ब्रांड इमेज मिलेगा, ब्रांड लॉयल्टी मिलेगी, राइट, प्रॉफिट्स मिलेगा, मोर मार्केट्स मिलेगा। यही तो फ़ायदा होता है, और क्या होता है ना स्टूडेंट। तो प्रॉफिट या इम्पॉर्टेंस पूछा है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। तो ये चलेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर के पास। ये बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, और ये थोड़ा टेक्निकल भी है। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स परचेज डिसीजन बाय द कंज्यूमर, उसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। स्टूडेंट, एज अ कंज्यूमर हाउ यू बिहेव मीन्स हाउ यू टेक परचेज डिसीजन, विच इज़ वेरी मच वाइटल फॉर द मार्केटर टू डिसाइड अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ एंगल, ब्लैकवेल एंड मंसार्ड ने डेफिनेशन दिया है, कंज्यूमर बिहेवियर एज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो ये आपको डेफिनेशन पढ़ना है अच्छे से। इन्होंने क्या बोला है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये एक्शन है या डिसीजन प्रोसेस है ऑफ अ पीपल, जिसके द्वारा पीपल परचेज करते हैं गुड्स सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल कंजम्पशन। ध्यान रखना, कंज्यूमर उसे कहते हैं जो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीज़ें खरीदते हैं, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका फीचर्स क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का फीचर क्या है। ध्यान रखना स्टूडेंट, फीचर हमेशा स्टार्ट्स विद प्रोसेस। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ प्रोसेस। कंज्यूमर ऐसे ही एक्शन नहीं करता है, प्रोसेस से होकर गुजरता है और कंज्यूमर एक्शन करता है, परचेज करता है, राइट। तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है? सबसे पहले वो नीड आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन सर्च करने का प्रोसेस है। मतलब मुझे ये प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ब्रांड है, राइट, और कौन सा ब्रांड मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज़ में अप्लाई करूँ और बाद में मैं एक्शन करता हूँ, दैट इज़ परचेज करता हूँ। दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड अंडर प्रोसेस। ध्यान रखना ये प्रोसेस है, मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जब कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है विथ मेनी फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स मार्केटिंग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, सिचुएशन, सोशल, कल्चरल। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि स्टूडेंट मार्केटिंग फैक्टर के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है। सो माई बिहेवियर, माई कंज्यूमर बिहेवियर इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय प्राइस। अगर प्राइस हाई है तो मैं नहीं खरीदूंगी, प्राइस कम है तो मैं खरीदूंगी। प्रोडक्ट का डिज़ाइन अट्रैक्टिव है तो मैं खरीदूंगी, है अट्रैक्टिव नहीं है प्रोडक्ट का डिज़ाइन तो मैं नहीं खरीदूंगी। प्रमोशन एग्रेसिव हो रहा है तो मैं खरीदूंगी, प्रमोशन हो ही नहीं रहा है तो प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगी। तो मेरा जो बिहेवियर है ये मार्केटिंग फैक्टर से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है, साथ में मेरा खुद का पर्सनल फैक्टर से भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस है, जिसको हम पर्सनल फैक्टर बोलते हैं, जिसके अंदर आता है एज, इनकम, जेंडर, एजुकेशन। सो आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई ओन जेंडर, राइट, आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई ओन एजुकेशन लेवल, एज। सो दीज आर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो हमने सेकेंड देख लिया है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स एज मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स एज लाइक पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आप 2 या 3 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर लिखकर इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर सकते हैं, राइट। अभी तीसरा देखते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर। याद रखना, नो 2 कस्टमर्स बिहेव इन अ सेम मैनर। अरे घर में रहने वाले 2 बच्चे भी एक जैसा बिहेव नहीं करते, तो 2 कंज्यूमर कैसे एक जैसा बिहेव करेंगे? तो इसलिए यहाँ शब्द लिखा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर आर डिफरेंट बिटवीन अक्रॉस दी कस्टमर्स, राइट। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। हर कस्टमर डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ डिफरेंट डिसीजन लेता है, डिफरेंट एक्शन करता है।
जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट ना लेकर एक सिंगल प्रोडक्ट भी लेते हैं तो दो पर्सन उसके लिए दो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि बुक्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है बच्चों के लिए, आपके लिए अब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एग्ज़ाम के दौरान खरीदोगे, पर मेरे लिए बुक्स इज़ लाइक लाइफ। जैसे मैं खाना खाती हूँ, उठती हूँ, वैसे बुक्स को भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो बुक्स खरीदना मेरे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है अभी आपको बुक की ज़रूरत ना पड़े, वो बुक आप एज एन एक्सपेंडिचर देख रहे हो, तो यू आर डीलिंग योर एक्सपेंडिचर, राइट। तो एक बुक की तरफ भी हमारा दोनों का नज़रिया एक जैसा नहीं है। आपके लिए वो बुक खरीदना एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए बुक खरीदना इन्वेस्टमेंट है ना। तो एक प्रोडक्ट को लेकर भी कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है और दो कस्टमर का कंज्यूमर बिहेवियर तो अलग होता ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरीज अक्रॉस रीजन। जैसे मैंने वेस्टर्न जोन से मैं नॉर्दर्न जोन की तरफ गई, मीन्स नॉर्थ रीजन की तरफ चली गई, तो भी मेरा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि नॉर्थ वाले बहुत ऑयल खाना पसंद करते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, और वेस्टर्न जो रीजन होते हैं वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स ऑयल थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे हवा में ह्यूमिड है, और वो क्लाइमेटिक रीजन की वजह से उनको उनका खाना, उनके क्लॉथिंग, उनका आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। तो इट इज़ वेरीज अक्रॉस रीजन। अगर आप रीजन भी चेंज करते हो, नॉर्थ का साउथ में जाते हो या साउथ का नॉर्थ में जाते हो, वेस्ट का ईस्ट की तरफ जाते हो या वेस्ट का नॉर्थ की तरफ जाते हो, तो भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट। इसलिए यहाँ हम लिखा है हमने वेरीज अक्रॉस रीजन। नेक्स्ट वन इज़ वाइटल फॉर मार्केटर्स। जो भी कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटर डिसाइड करता है हाउ टू प्रमोट दी प्रोडक्ट, हाउ टू प्राइस दी प्रोडक्ट, हाउ टू डिज़ाइन दी प्रोडक्ट। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्सो रिफ्लेक्ट स्टेटस। आपके कंज्यूमर बिहेवियर को देखकर ही पता चलता है आप किस स्टेटस के हो। आप अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो या बिलो पॉवर्टी लाइन के हो। तो ये आपका बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है आपका स्टेटस। अगर आप बहुत कम या नेसेसिटी की चीज़ें खरीदते हो तो शायद आप बिलो पॉवर्टी लाइन के हो या अब लिटिल लाइक लेस देन अ मिडिल क्लास हो, राइट। आप थोड़ा सा खर्चा आप एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रहे हो और थोड़ा फैंसी खाने के लिए भी कर रहे हो, तो आप मिडिल क्लास हो। अपर क्लास आप पूरा ब्रांड के लिए जा रहे हो, यूनिक ब्रांड के लिए जाते हो, जैसे कि मर्सिडीज़ है, राइट, या ऑडी है, ऐसे के लिए जाते हो, तो आपका स्टेटस हाई है। तो जैसे आपका कंज्यूमर बिहेवियर है वैसे आपका स्टेटस भी वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। आगे चलते हैं, रिजल्ट इन स्प्रेड इफेक्ट। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसको स्प्रेड इफेक्ट होता है। जैसे कि जैसा मैं कंज्यूमर बिहेवियर करूँगी, मेरी सिस्टर ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, या मेरे मम्मी पापा जैसे बिहेवियर करेंगे, जैसे परचेज करेंगे, आई विल ऑल्सो डू दी सेम, आई विल ऑल्सो रिएक्ट दी सेम, आई विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट दी सेम। सो इट हैज़ अ स्प्रेड इफेक्ट। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा जैसा आप परचेज डिसीजन लेते जाएंगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ व्हाट? मटेरियलिस्टिक पोजेशन। जितना ज़्यादा आप एक्शन मीन्स परचेज करते जाएंगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट इज वॉज इट इज़ अंडरगोज चेंजेस। जैसा आपका पहला लाइक्स एंड डिसलाइक था अभी वैसा नहीं रहा, अभी चेंज हो गया है, तो इसलिए हम बोलते हैं अंडरगोज चेंजेस। जैसे पहले जो कलर्स मुझे पसंद आते थे अब नहीं पसंद आते, जो हीरोइन मुझे पहले पसंद आती थी अब नहीं आती। तो स्टूडेंट ह्यूमन बिहेवियर जो होता है और या कंज्यूमर बिहेवियर जिसे बोलते हैं वो इट अंडरगोज चेंजेस, राइट। तो दीज आर सम फीचर्स टू कंज्यूमर बिहेवियर। तो ध्यान से आपने करना है, लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट अब देखते हैं इसी से ही रिलेटेड सब टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। हमने फैक्टर्स यहाँ पर लिखे, यहाँ पर थोड़े से पढ़े थे मार्केटिंग एंड पर्सनल करके इधर इसके अंदर। अब यही अभी हमको एक्सटेंशन करना है। यहाँ हमने लिखा था मार्केटिंग, है ना, एंड पर्सनल पढ़ा था ना स्टूडेंट। अब हमको एक एक इंडिविजुअल देखना है। सबसे पहले मार्केटिंग फैक्टर्स जिसके अंदर आता है प्रोडक्ट,
price, place, promotion. So we are greatly influenced by the product design, the pricing of product, promotion of the product, and the distribution of the product, right? The consumer behavior is greatly influenced by these 4P. Next, my behavior is also getting affected by my own factor, that is personal, right? Personal में क्या आता है? एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम. ये मेरा पर्सनल फैक्टर है जिससे मेरा कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इन्फ्लुएंस होता है. आई परचेज अकॉर्डिंग टू माई एज, आई परचेज अकॉर्डिंग टू माई जेंडर, आई परचेज अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन लेवल, आई परचेज अकॉर्डिंग टू माई इनकम, राइट. अब ये तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल मीन्स टाइप ऑफ मेंटल फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स भी बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. लर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई कंज्यूमर बिहेवियर. एटीट्यूड ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई कंज्यूमर बिहेवियर. मोटिव्स ऑफ परचेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई कंज्यूमर बिहेवियर. एंड माई नोशन या परसेप्शन रिलेटेड टू एनीथिंग ऑल्सो विल इन्फ्लुएंस माई कंज्यूमर बिहेवियर. तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिव्स एंड परसेप्शन. नेक्स्ट है स्टूडेंट इज व्हाट? सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है. अब ये सिचुएशन क्या क्या चीज़ें बनाती है? सोशल सराउंडिंग, मतलब किसने आपको सराउंड करके रखा है वो भी इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट. टाइम फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट. जैसे कि महीने के पहले आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, सेकेंड वीक ऑफ योर मंथ थोड़ा सा कम खर्चा करते हो, थर्ड वीक ऑफ योर मंथ आप और कम खर्चा करते हो, और लास्ट वीक ऑफ योर मंथ बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते हो क्योंकि योर इंटेंशन इज़ टू सेव मनी. आप फर्स्ट वीक में बहुत सारा खर्चा करते हो क्योंकि आपको सैलरी मिली है, तो सैलरी आप बहुत सारा खर्चा करते हो. तो टाइम फैक्टर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट कम्स इज योर मोमेंट्री कंडीशन. मोमेंट्री कंडीशन मीन्स मोमेंट, एट दैट मोमेंट हाउ यू रिएक्ट. तो वो भी सिचुएशन बनाता है, वो भी सिचुएशन के अंदर आता है मोमेंट, कि वो पर्टिकुलर मोमेंट में आपने कैसा रिएक्ट किया. अब हम चलते हैं स्टूडेंट सोशल फैक्टर के अंदर. सोशल फैक्टर मतलब हम किससे सराउंडेड है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मतलब आपका कलीग हो सकता है, क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं. तो ये हमारे रेफरेंस ग्रुप होते हैं. कलीग्स, क्लासमेट्स, दीज आर रेफरेंस ग्रुप. फैमिली मेम्बर्स भी मेरा रेफरेंस ग्रुप के अंदर आता है. मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरी सिस्टर्स, मम्मी पापा, दादी दादा, ये भी मेरे सोशल फैक्टर्स हैं जो मेरे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मेरे पापा ने बोला कि बेटा किसी ने कॉमर्स नहीं किया, तुम कॉमर्स में कैसे जा सकते हो, तुम्हें तो साइंस ही ऑप्ट करना है. तो फैमिली मेम्बर्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया टू गो फॉर साइंस, राइट. स्टेटस भी हम सोसाइटी में इंजॉय करते, स्टेटस भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परचेज डिसीजन को. नेक्स्ट होता है कल्चरल फैक्टर. कल्चरल फैक्टर मीन्स आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हो, कौन से कास्ट, क्रीड, रेस को बिलोंग करते, वो भी एक जजमेंटल फैक्टर होता है टू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर. जैसे कि किस रिलीजन के हो, वो रिलीजन के हिसाब से आप परचेज करते हो, राइट. किस सब कल्चर के हो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके परचेज को. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन इज़ व्हाट? डिवाइडिंग या आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ बायर्स विद डिफरेंट डिज़ायर और रिक्वायरमेंट. और इसका दूसरा मीनिंग बनता है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द heterogeneous market and dividing it into a various homogeneous groups. तो उसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको टारगेट करना है. तो सबसे पहले वो सेगमेंट कौन सा है वो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ मैनी वैराइटीज़ ऑफ
पीपल, आई हैव टू टारगेट वन पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है बेबीज़ के लिए, तो वो बेबीज़ का एज ग्रुप क्या होगा, बेबीज़ का जेंडर क्या होगा, उसके हिसाब से मुझे उनको टारगेट करना है। तो आई कैन नॉट सेल माई product to anybody. So like to find out the target market, I need to segment my market. Segment means dividing your market into various groups so that you need to target that particular group only, right? So as per Philip Kotler, he said that market segmentation is a process of identifying the group of buyers with different desires or requirement. ये आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये मार्केट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए मदद करता है कि कौन सा सेगमेंट अनटच्ड है, अनसर्व्ड है। हियर यू कैन प्ले, यू कैन सर्व देम बेस्ट और यू कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू देम। अगेन ये 4 P's के लिए मदद करता है, डिज़ाइनिंग के लिए मदद करता है, प्रमोशन के लिए मदद करता है, प्राइसिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीडिया सिलेक्शन के लिए मदद करता है। टाइमिंग, कौन सा सूटेबल टाइम है फॉर टारगेटिंग योर सेगमेंट, वो टाइम के बारे में भी बताता है। एंड कितना रिसोर्सेज लगेगा, ये इस मार्केट सेगमेंटेशन द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम मार्केट को डिवाइड कैसे करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी सूटेबल ग्रुप विच आई नीड टू टारगेट। अभी बहुत सारे बेसिस हैं, यहाँ पर हमने 5 बेसिस लिखे हैं स्टूडेंट्स। पहला है जोग्राफिक, आप अपने मार्केट को नेशनल, रीजनल एंड अर्बन रूरल ऐसे वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 4-5 कंट्री में डील करती हूँ तो नेशन वाइज डिवाइड कर सकती हूँ, रीजन वाइज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकती हूँ, अर्बन रूरल के हिसाब से डिवाइड कर सकती हूँ, या लोकेलिटी वाइज डिवाइड कर सकती हूँ। दैट इज़ जोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ योर मार्केट। नेक्स्ट कम्स डेमोग्राफिक। स्टूडेंट, डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है। डेमोग्राफिक इज़ व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं। तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, जेंडर वाइज, एज वाइज, इनकम वाइज, एजुकेशन वाइज, फैमिली साइज वाइज। तो ये हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन बनता है। तो ये भी सेगमेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी। तो ये भी हमारा सेगमेंटेशन बनता है। एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, लाइफस्टाइल ऑफ अ ऑफिस गोइंग एंड स्कूल गोइंग, पर्सनालिटी ऑफ अ इम्पल्सिव, लीडरशिप, इन्फ्लुएंसर, फॉलोअर, ये सारा पर्सनालिटी होता है। तो आप कैसी पर्सनालिटी आप रखते हो, ये भी आपका मार्केट सेगमेंटेशन के लिए मदद कर सकता है। नेक्स्ट है सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। आप सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन वाइज भी आप अपने मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आता है रेफरेंस ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स, कल्चर एट्सेट्रा। तो यहाँ कल्चर, सोशियोग्राफिक दोनों कंबाइन कर दिया है। जहाँ पर हमने देखा यहाँ पर सोशो एंड कल्चर यहाँ कंबाइन कर दिया है, तो आप इधर डेमोग्राफिक में कंबाइन लिख सकते हैं। बिहेवियर अलग किया है, दैट इज़ यूसेज रेट एंड यूसेज स्टेटस करके है स्टूडेंट। यूसेज रेट एंड यूसेज स्टेटस ये आपका बिहेवियर है। Usage rate means light user, medium user, heavy user. Usage status could be first time user, ex user, you could be the regular user, ये आपका usage status है। तो ये आपका basis of segmentation ध्यान रखना है। 5 है, geographic, demographic, psychographic, sociographic, behavior। वापस पढ़ते हैं हम, geographic, demographic, psychographic, sociographic and behavioral या behavior segmentation। नेक्स्ट वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर मार्केटिंग। CRM बोलता है कि देयर शुड बी लाइक मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर सो दैट टू इंक्रीज कस्टमर इंटरेक्शन एंड मेकिंग देम लॉयल। अगर आपको चाहिए आपका कस्टमर लॉयल बने तो आपको CRM मेंटेन करना है, राइट। तो CRM मेंटेन करने के लिए फिलिप कॉटलर ने हमको डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन हमको अच्छे से पढ़ना है। अभी क्या लिखा है, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिफाइन CRM इज कंसर्न्ड विद मैनेजिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट individual customers and all customer touch point
टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी। स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन आपने कवर कर दी तो आपका CRM मतलब पूरा एक्सप्लेन हो जाता है। अब CRM मेंटेन करने की भी टेक्निक है स्टूडेंट। क्या क्या मेथड्स है CRM मेंटेन करने का? तो सबसे पहला टेक्निक है वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग करना। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक MIS बनाना, and data mining means digging out the relevant information from the set of raw information। उसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। हमने डेटा माइनिंग पढ़ा है। नेक्स्ट है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। नाउ स्टूडेंट, आपने कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स रखे फॉर योर लॉयल कस्टमर्स लाइक स्पेशल डिस्काउंट। जो मेरे फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं उनके लिए मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम्स रखा है। 1-to-1 मार्केटिंग मतलब इट्स लाइक गिविंग दी पर्सनल अटेंशन या ट्रीटिंग योर कस्टमर एज लाइक योर पार्टनर, तो उसको बोलते हैं 1-to-1 मार्केटिंग। ये भी टेक्निक होता है CRM बनाने का। नेक्स्ट वन इज़ प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम। मतलब आपने सारे कस्टमर से रिलेटेड आप अपने जो लॉयल कस्टमर है उनको प्रायोरिटी दे रहे हो। मतलब मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं पर मैं अपना पहला ऑर्डर किसका कंप्लीट करूँगा? जो मेरे लॉयल कस्टमर है उनको मैं प्रायोरिटी दूंगा। नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर सेल सर्विस। वेरी क्विक प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस आपने देना टू योर लॉयल कस्टमर, राइट? इन केस इफ दे गो फॉर परचेज ऑफ योर प्रोडक्ट, सो इट इज़ योर ड्यूटी टू गिव देम दी आफ्टर सेल सर्विस ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन सर्वे। ये भी आपको मदद करता है CRM इम्प्रूव करने के लिए। सेटिस्फैक्शन सर्वे जिसमें आप फीडबैक ले रहे हो और रिव्यू ले रहे हो अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विस। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर सर्विस एजेंट। ये भी तरीका होता है CRM मेंटेन करने का। देन वी हैव कस्टमर सर्विस एजेंट्स। अब ये जो एजेंट्स है ये आई एम नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच आउट टू माई कस्टमर्स बिकॉज दे आर स्कैटर्ड, सो आई कैन अपॉइंट अ एजेंट लाइक सर्व ऑन माई बिहाफ टूवर्ड्स दी कस्टमर। तो एजेंट लोग हैं वो हमें मदद करते हैं टू गिव और टू एक्सटेंड आवर सर्विसेज टूवर्ड्स आवर कस्टमर, सो दे आर कॉल्ड एज कस्टमर सर्विस एजेंट। जैसे कि रिमोट एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, वहाँ पर बैंक बनाना बहुत मुश्किल है तो बैंक अपने एजेंट्स रखे हैं। एजेंट्स बैंक की सेवा देते हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट है सजेशन स्कीम्स। नाउ स्टूडेंट, यू आर वेलकमिंग अ सजेशन फ्रॉम योर कस्टमर्स। ये भी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं सजेशन स्कीम्स, वहाँ जहाँ पर आप अपने कस्टमर को वेलकम करते हो टू ब्रिंग आउट विथ सजेशंस। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, 8 पॉइंट है टेक्निक्स में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। CRM बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ लेना। नाउ अब हम चलते हैं मार्केट टारगेटिंग के पास, जो आपका लास्ट टॉपिक है ऑफ फर्स्ट चैप्टर। टारगेट मार्केटिंग मीन्स बहुत बड़ा मार्केट है। अब किस मार्केट को मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ? दैट वुड बी माई सेगमेंट टू whom और टू विच आई नीड टू टारगेट। तो ये जो मेरा टारगेट होता है उसी को मैं बोलती हूँ मार्केट टारगेटिंग या टारगेट मार्केट। इट इज़ वन एंड सेम स्टूडेंट। उसको आप टारगेट मार्केट बोलो या मार्केट टारगेटिंग बोलो। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट या ग्रुप होता है जिसको मुझे बेस्ट सर्व करना है वो मेरा टारगेट मार्केट है, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक होता है। जैसे कि फेयर एंड लवली इज़ द प्रोडक्ट, आई कैन नॉट सेल इट टू दी मेल, इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर फीमेल्स, राइट? तो मेरा टारगेट मार्केट फीमेल्स है, दैट टू ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। तो मुझे वो फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करने की प्रक्रिया को उसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट। अब ये 5 प्रकार के पैटर्न होते हैं अंडर टारगेट मार्केट। पहला है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, जो बताता है कि आप सिंगल मार्केट को सिंगल प्रोडक्ट द्वारा सर्व कर रहे हो। मार्केट स्पेसिफिकेशन मतलब वन सेगमेंट को आप सेवरल प्रोडक्ट्स आप सर्व कर रहे हो। सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन बोलता है आप सेवरल सेगमेंट को सेवरल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मीन्स सेवरल सेगमेंट को सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो। और फुल मार्केट कवरेज मीन्स ऑल सेगमेंट्स सर्विंग विथ ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये 5 पैटर्न बनते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन मतलब मार्केट को कॉन्सेंट्रेट करो, सिंगल सेगमेंट विथ सिंगल प्रोडक्ट। मार्केट स्पेशलाइजेशन वन सेगमेंट विथ सेवरल प्रोडक्ट। Selective specialization, several segment, several products. Product specialization, several segment with single product. Full market coverage, all segments with several products. तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर और मैं आपके साथ ये वर्ड फाइल शेयर करूँगी जो आपको एट अ ग्लांस सारे चैप्टर्स आपको दे देगा और आप पढ़ सकते हो जब भी आप फ्री हो।
और हम नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसको इतना ही स्पेसिफिक रखते हैं।